Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we will have some practice question on calculation of unit cost under process costing system. हम प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर किस तरीके से यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, इसके ऊपर मैं आप लोगों को कुछ एक्सरसाइजेज जो है वो करवाने की कोशिश करूंगा। इसके लिए मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग बाय वेंडर बैग के 15th एडिशन में से कुछ एक्सरसाइजेस को सिलेक्ट किया है, वो हम लोग यहाँ पे इंशाल्लाह जो है वो उसको हल करेंगे। और मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियोस जो थी वो पहले से आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं, होप सो आपने उनको देखा होगा, जिसमें मैंने आप लोगों को प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर अगर एक डिपार्टमेंटलाइज्ड फैक्ट्री होती है तो प्रोसेस कॉस्टिंग में हम लोग यूनिट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं एक डिपार्टमेंट के लिहाज से, फिर उसके बाद एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में कॉस्ट कैसे फ्लो करती है, और फिर उसकी जो जर्नल एंट्रीज होती हैं वो किस तरीके से की जाती हैं। ये मैंने तमाम चीज़ें उसमें समझाने की कोशिश की है, आपने उसको देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो आप काइंडली उसको देखें, आपको जो है वो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर जो है वो क्लियर हो जाएंगी। मज़ीद उसको समझने के लिए हम लोग जो है वो यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे ताकि आप लोगों को मज़ीद उसके अंदर जो है वो क्लैरिटी आ जाए। फिर हमारे पास दो सिचुएशंस होती हैं कि अगर हमारे पास जो है वो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री होती है और उसको हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं, और उसके डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रीटिंग ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री क्या हो सकती है, और प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर हम लोग जो है वो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को किस तरीके से जो है वो कैलकुलेट करते हैं, और उसकी कैलकुलेशन में हम किस तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग आर इक्विवेलेंट यूनिट्स एंड पर यूनिट cost of production in a department in a particular period। तो मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइजेस शेयर करूंगा, फिर उसके साथ जो है वो हम लोग उसका जो है वो सॉल्यूशन करेंगे। तो मैं आप लोगों के साथ जो है वो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलूंगा, और फिर उसके बाद जो है वो मैं आप लोगों को उसके ऊपर जो है वो एक्सरसाइज करवाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे मैंने आपको भी जो जिक्र किया है कि ओपनिंग इन्वेंट्री किस सूरत में हमारे पास हो सकती है और किस सूरत में हमारे पास जो ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं हो सकती है, ये मैं आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा ब्रीफली बताने की कोशिश करूंगा। फिर उसके बाद जो है हम लोग इसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग ये देखते हैं कि जब हम प्रोसेस कॉस्टिंग की बात करते हैं तो इन अ प्रोसेस कॉस्टिंग हम लोग बेसिकली प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर, क्योंकि ये कॉस्टिंग सिस्टम है और ये कॉस्टिंग सिस्टम जो होता है वो हमें पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करता है। पर यूनिट कॉस्ट जो है वो हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं फॉर, अगर तो एक नॉन डिपार्टमेंटल फैक्ट्री है, अगर तो एक नॉन डिपार्टमेंटल फैक्ट्री है तो उसके अंदर पर यूनिट कॉस्ट जो है वो फॉर फैक्ट्री निकलेगी। फॉर फैक्ट्री जो है वो पर यूनिट कॉस्ट जो है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं फॉर इन अ पर्टिकुलर पीरियड। एक खास मुद्दत के अंदर जो है वो हमारी पर यूनिट कॉस्ट फैक्ट्री के अंदर क्या आई है ये हम कैलकुलेट करते हैं। और अगर एक डिपार्टमेंटल फैक्ट्री है जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उसमें हम लोग जो है वो पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेशन जो होती हैं वो हमारी वो डिपार्टमेंट वाइज होती हैं और फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, एक खास मुद्दत के लिए। जैसे हमने कहा जी कि जनवरी में जो हम लोगों ने एक डिपार्टमेंट में जितनी प्रोडक्शन की है और उसकी पर यूनिट कॉस्ट एवरेज कॉस्ट क्या आ रही है, इसके इस जो है वो हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर कैलकुलेट करते हैं। अब ये जो पर यूनिट कॉस्ट होती है ये दो तरह के जो डिपार्टमेंटल फैक्ट्री है, लेकिन उसके बिहाइंड पे, इन दोनों के बिहाइंड पे जो लॉजिक होगी जो पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने की वो सेम होगी, वो दोनों में डिफरेंट नहीं है। तो पर यूनिट कॉस्ट अगर मैं फॉर्मूला की बात करता हूँ तो ये बराबर होता है हमारे पास टोटल कॉस्ट चार्ज्ड टू डिपार्टमेंट इन अ पीरियड, किसी भी एक पीरियड में, जो कि महीना हो सकता है, हफ्ता हो सकता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, किसी भी में
उसमें जो टोटल कॉस्ट हमने चार्ज की है वो डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स कंप्लीटेड, और इसको कह लेंगे और टोटल वर्क डन। ये हम लोग जो हमने टोटल काम किया है वो हम लोग उसकी जो टोटल वर्क डन होता है वो उनके यूनिट्स कंप्लीटेड में कैलकुलेट करते हैं। उससे हम लोग जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाती है। अब हमारे पास जब भी हम प्रोसेस कॉस्टिंग की बात करते हैं तो उसके अंदर जो है वो हमारे पास, फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे फॉर द मंथ ऑफ जनवरी अगर हम बात करते हैं तो एट जनवरी 1 को अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास सम यूनिट्स वर इन प्रोसेस, कुछ यूनिट जो है वो हमारे पास प्रोसेस के अंदर थे जब हमने जनवरी 1 को महीना स्टार्ट किया है। इसको हम कहते हैं वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री। ये हमारे पास वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री कहलाता है। और इसके अंदर दो तरह की इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होगी हमारे क्वेश्चन के अंदर, एक तो इसके यूनिट्स और दूसरी इसकी कॉस्ट्स, कि भाई इस जो बिगिनिंग यूनिट्स थे वो कितने थे और उनकी जो है वो कॉस्ट कौन कौन सी थी, और कॉस्ट के अंदर इनके ऊपर लगने वाली 3 कॉस्ट हमारे पास अवेलेबल हो सकती हैं। डायरेक्ट मटेरियल्स हो सकता है, डायरेक्ट लेबर हो सकती है, और FOH हो सकते हैं। ये 3 कॉस्ट जो है हम लोग नॉर्मली जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है उसमें हम लोग ये कहते हैं जी, कि हमने कहा जी फॉर एग्जांपल हमने कहा जी शुरू में हमारे पास 500 यूनिट पड़े हुए थे और उन यूनिट्स के ऊपर जो है वो 5,000 का मटेरियल लगा हुआ था, 6,000 की उसके ऊपर लेबर लगी हुई थी और 4,000 के उसके ऊपर FOH लगे हुए थे। तो इस तरीके से जो 500 यूनिट थे उनकी जो टोटल कॉस्ट हमारे पास बन रही थी या हमारे पास मौजूद थी वो हमारे पास जो इस तरीके से 15,000 की उनकी जो है वो कॉस्ट हमारे पास जब हमने जनवरी 1 स्टार्ट किया था तो उस वक्त था। तो बेसिकली ये जो जनवरी 1 के ऊपर इन्वेंट्री थी ये बेसिकली दिसंबर 31 की जो एंडिंग इन्वेंट्री थी ये बेसिकली अगले महीने की जो ओपनिंग बन जाती है। तो जब हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग में एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करते हैं और उसके साथ उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन वगैरह चेक करते हैं और उसके इक्विवेलेंट यूनिट बनाते हैं तो वही वाली इन्वेंट्री जो होती है वो अगले महीने की ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाती है। तो हमने ये कहा कि हमारे पास जनवरी में जो शुरू में यूनिट्स पड़े हुए थे वो हमारी बिगिनिंग इन्वेंट्री थी, उसके अंदर हमारे पास दो तरह की उसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी हमें, जो कि हमारी प्रोडक्शन रिपोर्ट के अंदर आएगी। एक तो 500 जो यूनिट्स थे वो कितने थे और फिर उन यूनिट्स के ऊपर जो कॉस्ट लगी हुई थी वो हमें अवेलेबल होगी। ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट होगा। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, ड्यूरिंग जनवरी। हमने कहा जी ड्यूरिंग जनवरी हम लोगों ने, अगर तो ये फर्स्ट डिपार्टमेंट है, चले हम लोग अभी हम डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर की अभी बात ही नहीं करते हैं, हम लोग कहते हैं जी डिपार्टमेंट कोई भी नहीं है कंपनी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और हम ये कह रहे हैं कि उसके अंदर जनवरी में हम लोगों ने यूनिट्स जो हैं वो यूनिट्स स्टार्टेड, एक यूनिट स्टार्ट किए हैं। सपोज हमने कहा जी कि ये 10,000 यूनिट हमने स्टार्ट किए हैं और शुरू में हमारे पास 500 यूनिट पड़े थे, 10,000 हमने स्टार्ट किए हैं और इन 10,000 के साथ हुआ क्या कि इनमें से कुछ कंप्लीट हो गए और हमने ये कहा जी कंप्लीटेड यूनिट्स हैं हमारे पास 7,500 यूनिट हमारे पास कंप्लीटेड थे, और एंड में एंडिंग वर्क इन प्रोसेस जो था वो जब हमारे पास जनवरी 31 आया तो उस वक्त हमारे पास जो यूनिट्स पड़े हुए थे वो कितने थे और उनकी कॉस्ट क्या थी। ये हम लोगों को बेसिकली मेजर क्वेश्चंस होते हैं जो हम लोगों ने एड्रेस करना होते हैं कि हमारे पास एंड पे कितने यूनिट बाकी बचे और उनकी जो है वो कॉस्ट क्या थी, और जो हम लोगों ने कंप्लीट किए 7,500 यूनिट उनकी हमारे पास जो है वो कॉस्ट क्या थी। ये चीजें जो है वो कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक रिपोर्ट बनाना पड़ती है जिसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट इसको भी कहते हैं, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन समरी भी कहते हैं।
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट भी कहते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन समरी भी कहते हैं। तो हमने कहा जी ड्यूरिंग जनवरी हम लोगों ने इतने यूनिट स्टार्ट किए, और जब एंड ऑफ जनवरी आया, एंड ऑफ जनवरी, तो हमने ये कहा जी कि हमारे पास कितने यूनिट बाकी बचे हुए थे, कितने हमने कंप्लीट कर लिए। तो उसमें से ये सारी कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग एक रिपोर्ट बनाते हैं, और वो उसका रिपोर्ट क्या होता है, उसका मकसद क्या होता है कि हम एक तो पर यूनिट कॉस्ट निकालें, क्योंकि जब हम पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे तो हमारे पास जो है वो टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री भी आ जाएगी और टोटल कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड गुड्स भी आ जाएगी। जब तक यूनिट कॉस्ट नहीं आएगी ये, तब तक ये वाली दोनों कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करना जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग जो है वो टोटल कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री और टोटल कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आएगी। और पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए जो हमने अभी बात की है, इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसको हम लोग जो है वो एक वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग इन्वेंट्री कहते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री होती है। ये दो चीजें दो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि ये पार्शियली कंप्लीटेड यूनिट्स होते हैं और इनका जो रोल होता है पर यूनिट कॉस्ट के अंदर वो बड़ा क्रिटिकल होता है। इसलिए इस चीज को समझने के लिए हमें इनको समझना जो है वो बड़ा जरूरी होता है। इसलिए जब भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसमें अगर वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री नहीं दी हुई है या दी हुई है, तो उसको हम लोग दोनों तरीकों से जो है वो सीखने की कोशिश करेंगे, और अल्टीमेटली हमने पर यूनिट कॉस्ट निकालना होती है। और पर यूनिट कॉस्ट निकालते हुए, क्योंकि हमने अभी बात की थी कि हम लोगों के पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हमारे पास 3 कॉस्ट एलिमेंट होते हैं जो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कंप्राइज करते हैं, जिनके ऊपर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो मुश्तमिल होती है। एक होता है जी डायरेक्ट मटेरियल, फिर होता है जी डायरेक्ट लेबर, और फिर होता है उसके बाद FOH। ये 3 कॉस्ट एलिमेंट होते हैं जो कि मिलके हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि पर यूनिट आप इस तरह से कह लें कि हम लोग इन क्वेश्चंस के अंदर पर यूनिट मटेरियल्स कितना लगा हुआ है ये इसकी कैलकुलेशन करते हैं। फिर उसके बाद पर यूनिट जो है वो लेबर कितनी लगी हुई है इसकी कैलकुलेशन करते हैं। और फिर हम कहते हैं जी पर यूनिट FOH कितना लगा हुआ है इसकी कैलकुलेशन करते हैं। और जब इन तीनों को हम प्लस करते हैं तो टोटल पर यूनिट कॉस्ट आ जाती है, पर यूनिट कॉस्ट हमारे पास जो है हासिल हो जाती है। तो ये बेसिकली फिलॉसफी है पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करने की। हमें हर एक कॉस्ट एलिमेंट के लिहाज से पर यूनिट कॉस्ट निकालना होती है, और उसको फिर हम लोग जो क्या करते हैं कि टोटल कर लेते हैं, तो हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट टोटल आ जाती है। अब ये सारी कैलकुलेशन जो मैंने अभी आप लोगों को बताई है और ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात की है, वो हम लोग एक रिपोर्ट के अंदर इसको जो है वो कवर कर सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। वो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट होती है उसको हम लोग बनाएंगे तो हमारे पास ये तमाम चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली वो तमाम सवालात जो हैं उनके जवाब जो है वो हमें मिल जाएंगे, और उनसे हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, उन तमाम एंट्रीज को कर सकते हैं जो कि हमें करना होती हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस कॉस्टिंग। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इनके लिए हम लोग जो कैलकुलेशंस करने के लिए हम कौन सी रिपोर्ट बनाते हैं। तो उसके लिए हम लोग जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें इसके 3 सेगमेंट होते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के। नंबर 1 इसको हम कहते हैं क्वांटिटी स्केड्यूल। पहला इसका जो कंपोनेंट होता है क्वांटिटी स्केड्यूल एंड इक्विवेलेंट यूनिट्स। हम क्वांटिटी स्केड्यूल एंड इक्विवेलेंट यूनिट का एक जो है वो समरी बनाते हैं, उसका एक टेबल बनाते हैं। फिर उसके बाद नंबर 2 के ऊपर हम लोग जो है वो कॉस्ट चार्ज्ड टू डिपार्टमेंट, या फिर हम लोग जो है वो कॉस्ट समरी बनाते हैं। ये बेसिकली यूनिट समरी होती है, इसको हम लोग जो है वो समरी ऑफ यूनिट्स कह सकते हैं।
ये, और ये वाली जो होती है ये, इसको हम लोग कॉस्ट समरी कहते हैं। और नंबर 3 के ऊपर जो है वो कॉस्ट रिकॉन्सिलिएशन बनाते हैं, कि जो हम लोगों ने कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट की थी उसकी हम रिकॉन्सिलिएशन बनाते हैं कि ये वाली जो कॉस्ट है वो हमने कहाँ कहाँ पे इसको जो है वो आउट किया है या इसको हमने कहाँ पे कंज्यूम किया है। तो ये बेसिकली 3 सेगमेंट बनते हैं जिसमें हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाते हैं। ओके, अगर तो सिंगल डिपार्टमेंट फैक्ट्री है, मीन हमारे पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है, एक ही फैक्ट्री है, तो उसके लिए जो है वो हम लोग सिंगल CPR बनाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास डिपार्टमेंटल फैक्ट्री है तो उसके लिए हम लोग CPR फॉर ईच डिपार्टमेंट बनाएंगे। और याद रखें कि ये जो CPR होती है फॉर ईच मंथ बनती है, हर महीने बनाई जाती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, और उसमें हम लोग हर महीने जो है वो पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। अगर पूरी फैक्ट्री में एक ही जो है वो पूरा यूनिट है तो उसको हम लोग एक ही CPR बनाते हैं। लेकिन अगर पूरी फैक्ट्री के अंदर जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं तो हर एक डिपार्टमेंट के लिए हम लोग जो है वो हर एक महीने में उसकी जो है वो CPR बनाते हैं। और उसके लिए जो है वो अगर हमारे पास बिगिनिंग इन्वेंट्री हो और बिगिनिंग इन्वेंट्री अगर ना हो तो हम लोग उसकी ट्रीटमेंट जो है वो डिफरेंट तरीके से करते हैं। आप इस तरह से कह लें कि अगर बिगिनिंग इन्वेंट्री हमारे पास मौजूद है तो हम लोग उसको ट्रीट करने के 2 तरीके करते हैं, एक वेटेड एवरेज मेथड होता है और एक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड होता है। ये मैं आपको आइंदा आने वाले लेक्चर्स के अंदर जो है वो मजीद इसके ऊपर जो है वो क्लैरिटी दूंगा और इसमें आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पे हम लोग जो है वो एक एक्सरसाइज करते हैं ताकि हम लोग जो है वो ये तमाम चीजें कैलकुलेट करके आपको जो है वो समझा सके कि ये किस तरीके से होता है। Here is the exercise 5.5। ये कॉस्ट अकाउंटिंग बाय वेंडर बैक की 15th एडिशन में से ये मैंने एक्सरसाइज सेलेक्ट की है। रिकॉर्ड ऑफ रियोबन इनकॉर्पोरेशन रिफ्लेक्ट द फॉलोइंग डाटा, वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग ऑफ द मंथ। बिगिनिंग ऑफ द मंथ के ऊपर जो है वो उन्होंने बताया कि 2000 यूनिट्स उनके पास जो हैं वो मौजूद हैं। अब ये चूंकि यहाँ पे सिंगल फैक्ट्री की बात हो रही है, यहाँ पे डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर के साथ ये कैलकुलेशंस नहीं है, ये सिंगल ओवरऑल फैक्ट्री में एक ही डिपार्टमेंट है और एक ही जो है उसकी सारी की सारी फैक्ट्री ही जो है वो एक पूरा यूनिट है, उसकी कैलकुलेशन है। अच्छा जी, बिगनिंग यूनिट्स दिए गए हैं और प्रोडक्शन कॉस्ट ड्यूरिंग द मंथ जो है, ड्यूरिंग द मंथ मटेरियल 99,150 का ऐड किया गया है। जो लेबर लगाई गई है वो है 54,925 की। फिर उसके बाद जो है वो जो FOH लगाए गए हैं वो 75,050 के लगाए गए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे उन्होंने ये तमाम कॉस्ट की इंफॉर्मेशन हमें दे दी है। फिर उसके बाद उन्होंने यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू स्टॉक, मीन उन्होंने कितने यूनिट कंप्लीट कर लिए और वो फिनिश्ड गुड्स में चले गए हैं, तो ये हमें उन्होंने यहाँ पे बता दिया है। और वर्क इन प्रोसेस एंड ऑफ द मंथ जो होता है वो 3000 यूनिट्स हैं, तो ये भी उन्होंने हमें बता दिया और उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन भी हमें बता दिया है कि ये 1/2 कंप्लीटेड है। Calculate the unit cost for the month for material, labor and factory overhead। Material, labor और factory overhead के लिए हमने पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। तो ये बेसिकली हमारा जवाब तो सिर्फ ये है कि हमने पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करना है, लेकिन मैं आप लोगों को पूरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बना के आपको ये तमाम सवालों के जवाब जो हैं जो कि हमें अराइज हो सकते हैं वो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा इस क्वेश्चन के जरिए से। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने जो है वो 2 एक्सरसाइजेज जो हैं वो करवाई हैं, वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा, वो भी आप लोग देखिएगा। उसमें भी आपको वो तमाम चीजें जो हैं यहाँ पे मैं जो समझाने जा रहा हूँ वो ही मैंने वहां पे भी करवाई हैं, वो आप लोगों को देखेंगे तो वो भी आपको समझ आ जाएगी। ओके जी, अब हम इसके सोल्यूशन कर लेते हैं। सोल्यूशन के लिए दिस इज एक्सरसाइज 5.5 है और 5.5 एक्सरसाइज के अंदर हमने चूंकि निकालना है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड FOH फॉर द मंथ ऑफ
मंथ ऑफ, हम देख लेते हैं किस फॉर द मंथ, फॉर द मंथ है, मंथ स्पेसिफिकली उन्होंने नहीं बताया हुआ कि कौन सा है। फॉर द मंथ हम लोगों ने ये कैलकुलेशंस करनी है, तो ये हम लोग जो है वो देखते हैं कि कैसे करेंगे हम लोग। ओके जी, अब इसके ये सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ये मैं करने को, तो अभी मैं आपको बता दूंगा कि मटेरियल लेबर एफर्ट्स के टोटल कितने हैं और फिर उसकी जो है वो किस तरीके से है। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करूंगा कि हमारे पास जो आप समझ लें कि 3 सेगमेंट बनते हैं हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के, वो हम कैसे बनाते हैं इसी इंफॉर्मेशन को यूज करके। सबसे पहले हमारे पास जो सेगमेंट बनता है उसको हम कहते हैं क्वांटिटी स्केड्यूल एंड इक्विवेलेंट यूनिट्स। ये मैं दोनों को इकट्ठा इसलिए बनाता हूं क्योंकि एक तो जगह बच जाती है, थोड़ा सा वर्किंग जो है उसके साथ ही अलाइन हो जाती है। ओके जी, क्वांटिटी स्केड्यूल बनाने के लिए आप सबसे पहले लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन का कॉलम बनाएंगे और आगे यूनिट्स लिख देंगे, क्योंकि ये क्वांटिटी स्केड्यूल है ये यूनिट्स में बनता है, इसको हम लोग यूनिट्स समरी भी कहते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोगों ने कहा जी वर्क इन प्रोसेस, हम बिगिनिंग इन्वेंटरी जो होती है, वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग, तो ये हमें हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग कितना है। तो आप देखिए जरा गौर से कि वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग ऑफ द मंथ उन्होंने बताया है 2000 यूनिट्स हैं और उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन जो है वो 1/2 कंप्लीटेड एट द कॉस्ट ऑफ दिस है फॉर मटेरियल्स एंड दिस फॉर द ओवरहेड्स। ओके, अब आप ये देखें जी कि यहाँ पे यूनिट्स जो है वो हमें बता दिया है कि ये 2000 यूनिट्स जो है वो हमें गिवन है बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस के अंदर। फिर उसके बाद जो है वो हम लोगों ने ये देखना होता है कि इस पीरियड के अंदर हमने कितने यूनिट ऐड किए हैं। यूनिट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट लिखे हैं, प्रोडक्शन फॉर द मंथ मटेरियल लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड है, और यूनिट्स कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर है, और एंड ऑफ द मंथ बताए गए हैं। लेकिन हमें ये नहीं बताए गए हैं कि हमने इन यूनिट्स को प्रोडक्शन कितनी पुट इनटू प्रोडक्शन कितने किए हैं। तो इसको हम लोग जो है वो अभी फिलहाल खाली छोड़ देते हैं। स्टार्टेड को, जो हमने स्टार्टेड या पुट इनटू प्रोडक्शन की बात कर लेता हूं, पुट इनटू प्रोडक्शन में कितने डाले हैं ये हमें नहीं पता। इसी तरीके से हम यहाँ पे टोटल यूनिट्स लिख लेते हैं। टोटल यूनिट्स का भी अभी हमें जो है वो मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमें ये फिगर नहीं मिलेगी ये नहीं मिल सकती। ओके, अब इन्हीं यूनिट्स को हमने पूरा करना होता है, तो हम ये कहते हैं जी कंप्लीटेड एंड फिनिश्ड। फिनिश्ड कितने हैं ये हमें उन्होंने हमारे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे दी है कि फिनिश्ड यूनिट्स हैं हमारे पास 38,500 के। तो ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 38,500, 38,500 के। फिर उसके बाद हमने कहा जी वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, एंड के ऊपर कितने यूनिट जो है वो बाकी बच गए हैं ये भी उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दे दी है। ये 3000 यूनिट्स हमें बाकी बच गए हैं, तो ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी दैट आर 3000। जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो ये मेरे पास आ जाएगी 41,500 के यूनिट्स टोटल आ गए, टोटल अकाउंटेड फॉर। ये अकाउंटेड टोटल मैंने अकाउंट फॉर किए हैं। अब ये यही 41,500 इधर भी लिख दूंगा, और इसमें से जब मैं 2000 को क्या करूंगा, रिवर्स चल के माइनस करूंगा, बिकॉज ये दोनों ऐड हो रहे थे। या मैं इसको माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा जी 39,500 यूनिट मैंने इस महीने में स्टार्ट किए हैं। तो ये वाला जो मेरे पास सेगमेंट बन गया है यहाँ पे, इसको मैं कहता हूँ क्वांटिटी स्केड्यूल। ये मेरे पास क्वांटिटी स्केड्यूल आ गया। ये मेरी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एक क्वांटिटी स्केड्यूल आप कैसे बना सकते हैं अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट को बनाते हुए। अब आप बात कर लेते हैं इक्विवेलेंट यूनिट्स की। तो याद रखिए जितने कॉस्ट एलिमेंट होंगे उतने ही आप लोगों ने इक्विवेलेंट यूनिट्स के कॉलम बना लेने हैं। यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट एलिमेंट उन्होंने दिए हुए हैं 3। आप जरा गौर करिएगा, यहाँ पे एक मटेरियल्स दिया हुआ है, फिर उसके बाद ये मटेरियल्स है, फिर उसके बाद लेबर दिया हुआ है, और फिर उसके बाद ओवरहेड्स दिए हुए हैं। तो इन तीनों के आप क्या कर लोगे, अपने जो है वो कॉलम्स बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर,
और FOH, ये 3 कॉलम मैंने बना दिए। अब जब आपने इक्विवेलेंट यूनिट निकालना है तो इक्विवेलेंट यूनिट मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी समझाया था कि इक्विवेलेंट यूनिट का फॉर्मूला होता है कंप्लीटेड यूनिट्स प्लस इनकम्प्लीट यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय स्टेज ऑफ कंप्लीशन। तो ये बेसिकली वही दो चीजें लिखी हुई हैं, ये है कंप्लीटेड यूनिट्स और ये है इनकम्प्लीट यूनिट, और इनके साथ इनकी जो है वो स्टेज ऑफ कंप्लीशन होती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्लीटेड यूनिट्स, वो है जी 38,500 के। ये चूंकि कंप्लीटेड यूनिट्स है और ये 100% कंप्लीट है, इसलिए जब मैं इसको 100% के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 38,500 को, तो ये वही वाला 38,500 ही आ जाएगा। इसी तरीके से मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली क्या करूंगा, 38,500 सारे कॉलम्स के नीचे लिख दूंगा। अब आ जाती है बात एंडिंग वर्क इन प्रोसेस की। अब एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी जो है, ये बेसिकली जो है वो मुझे बताया गया है कि इसकी जो क्या नाम है उसका, स्टेज ऑफ कंप्लीशन है वो हमें कितना है। तो वो उन्होंने कहा जी 1/2 कंप्लीटेड, मीन ये हाफ कंप्लीटेड है। तो 3000 का 1/2 ये कंप्लीटेड है। तो अगर हम इसके जो इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट करेंगे तो मैं हाफ के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3000 का हाफ करूंगा तो ये आ जाएगा जी 1500, और 3000 का हाफ करूंगा तो 1500, और इसी तरीके से 1500। अब क्योंकि मुझे हर एक कॉस्ट एलिमेंट के लिए अलग-अलग से जो है वो स्टेज ऑफ कंप्लीशन नहीं दिया हुआ, तो इसलिए मैंने सब के नीचे जो है वो सेम लिख दूंगा, एक ही तरह से लिख दूंगा। अब इन दोनों को मैं जब मैं प्लस करूंगा तो ये मेरे पास जो है वो टोटल इक्विवेलेंट यूनिट आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखेंगे कि ये आ जाएगा जो है वो 40,000 इसके। इसी तरीके से यहाँ पे भी 40,000 आ जाएगा, और इसी लिहाज से यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो 40,000 की ये वाली फिगर आ जाएगी। तो ये मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल के इक्विवेलेंट यूनिट आ गए 40,000, डायरेक्ट लेबर के इक्विवेलेंट यूनिट भी 40,000, FOH के इक्विवेलेंट यूनिट भी 40,000। क्योंकि यहाँ पे डाटा इस तरह का है कि हर एक में सेम आ रहा है, लेकिन हमारे क्वेश्चंस के अंदर आगे जाके हम लोग जब देखेंगे तो इसमें ये मुख्तलिफ आएंगे, इसलिए आपको हर एक कॉस्ट एलिमेंट को अलग-अलग से कैलकुलेट करना होता है और पर यूनिट कॉस्ट अलग-अलग से कैलकुलेट करना पड़ती है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे भी अलग-अलग इसको लिखा है। अब आप जरा गौर, आप सोच रहे होंगे कि ये वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंटरी की भी कुछ स्टेज ऑफ कंप्लीशन दी हुई थी, वो हमने यहाँ पे कंसीडर नहीं की है। तो इसको जब हम कंसीडर इसलिए नहीं करते हैं कि जब हमारे पास बिगिनिंग इन्वेंटरी होती है, व्हेन देयर इज बिगिनिंग इन्वेंटरी, जब हमारे पास बिगिनिंग वर्क इन इन्वेंटरी ऑफ वर्क इन प्रोसेस होती है, जब हमारे पास बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी होती है, तो इसको ट्रीट करने के दो मेथड होते हैं। एक होता है वेटेड एवरेज, और एक होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये दो मेथड हम लोग जो है वो अप्लाई करते हैं। लास्ट इन फर्स्ट आउट नहीं इस पे लगता है, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या होता है कि जो आखिर में आने वाले पहले उस पे काम होगा, तो ये लॉजिकली पॉसिबल नहीं है प्रोसेस कॉस्टिंग में। प्रोसेस कॉस्टिंग में तो चूंकि जैसे जैसे यूनिट इन होते जाते हैं उनके ऊपर काम होना शुरू हो जाता है, तो इसलिए जो पहले आए हुए हैं वो पहले कंप्लीट हो सकते हैं, और जो बाद में आने वाले हैं वो बाद में कंप्लीट हो सकते हैं। तो इसलिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड तो लग सकता है कॉस्ट की कैलकुलेशन के लिए, या फिर एवरेज मेथड तो लग सकता है, लेकिन जो है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट जो है वो मेथड इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता है। तो इसलिए जब भी आपके पास बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस होगा तो आपने याद रखना है कि ये दो मेथड अप्लाई करने हैं, या तो वेटेड एवरेज मेथड लगेगा या फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड लगेगा। और जब हम लोग इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट करते हैं तो फिर इस पे हम लोग ये दो मेथड लगाते हैं। इक्विवेलेंट यूनिट में आपने यहाँ पे देखा होगा कि मैंने इसकी जो बिगिनिंग वर्किंग प्रोसेस थी, इसके ऊपर जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन थी उसको मैंने बिल्कुल भी इग्नोर कर दिया है। इसको मैंने यहाँ पे इक्विवेलेंट यूनिट की कैलकुलेशन में बिल्कुल नहीं लिखा। उसकी वजह ये है कि हम लोगों ने एवरेज मेथड जब हम लगाते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये वाले यूनिट जो पहले पड़े हुए थे और जो इस दफा स्टार्ट किए वो मिल के टोटल यूनिट ये बन गए हैं, और हमारे पास अब इनके जो टोटल यूनिट हैं वो इतने हैं, और इनकी कॉस्ट भी जो है वो उसको भी हम लोग टोटल कर लेंगे, तो टोटल यूनिट्स भी अलग से हो जाएंगे और टोटल कॉस्ट भी मर्ज हो जाएगी। इसलिए हम लोग सारे यूनिट को इकट्ठा करके हम एक सिंगल जो है वो लॉट बना देंगे, और सिंगल लॉट जो है वो एवरेज के ऊपर ले जाएंगे। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो पहले आए हुए थे
वो उनको भी हमने शामिल कर दिया है बाद वालों के साथ और मिक्स अप कर दिया है। हमने उसको अलहदा से आइडेंटिफाई करने की हमें जरूरत नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंटरी को अलहदा से कैलकुलेट करके, अलहदा से उसकी इक्विवेलेंट यूनिट को कैलकुलेट करके नहीं लिखते हैं। लेकिन जब हम लोग FIFO मेथड लगाना सीखेंगे तो उस वक्त जो है वो हम लोग इनकी जो है वो कैलकुलेशन को उसके अंदर जब वो शामिल करेंगे, जब हम लोग इक्विवेलेंट यूनिट जो है वो FIFO मेथड के तहत करेंगे और किस तरीके से हम लोग जो है वो इक्विवेलेंट यूनिट वेटेड एवरेज मेथड के तहत करेंगे, तो ये हम लोग जो है वो बाद में इसकी FIFO मेथड के वक्त जो है इसकी ट्रीटमेंट भी करते हैं जब हम लोग बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस जिसको हम कह रहे हैं। इसलिए वेटेड एवरेज मेथड के अंदर इसको जो है वो करने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि ये उसी तरीके से जो यूनिट्स आएंगे वो वही वाले होंगे जो हम लोगों ने जो है वो कंप्लीट कर लिए थे और जो बाद में बच जाने वाले थे सिर्फ वही थे। और ये दोनों मिला के ऐसे ही था कि जैसे हम लोगों ने इसी महीने में जो टोटल यूनिट्स हैं वो बन गए हैं, क्योंकि हमने सबको मर्ज कर दिया है, मिक्स कर दिया, इसलिए उनको अलहदा से आइडेंटिफाई करने का, अलहदा से रिकॉर्ड रखने का उनका जो है वो कोई जरूरत नहीं होती है जब हम वेटेड एवरेज मेथड लगाते हैं। लेकिन जब हम लोग FIFO मेथड लगाएंगे तो फिर हम लोग इनको अलहदा से आइडेंटिफाई करके अलहदा से इसको रिकॉर्ड भी रखेंगे, इसको हम लोग वहां पे ट्रीट भी करना सीखेंगे। ओके जी, अब हम देखते हैं जी कि इसके बाद जो सेकंड पार्ट होता है, यहां से हम लोगों ने इक्विवेलेंट यूनिट निकाली है, डायरेक्ट मटेरियल के भी, लेबर के भी और FOH के भी। अब इसके बाद जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है जी कॉस्ट ऑफ कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट की जो समरी होती है, कॉस्ट चार्ज समरी, कॉस्ट चार्ज जो समरी होती है वो हम लोग, इसमें भी आप लोगों ने जब भी कॉस्ट की समरी बनानी है तो सबसे पहले आप लोग डिस्क्रिप्शन का कॉलम बना लें, फिर उसके बाद आप टोटल का कॉलम बना लें, फिर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और FOH जितने कॉस्ट एलिमेंट हैं उन सब के आप कॉलम बना दें। इस तरीके से आप क्या लिखते हो, क्योंकि इसके अंदर दो तरह के यूनिट्स थे या दो तरह की कॉस्ट थी। अगर मैं आप लोगों को सवाल पे जाके दिखाऊं तो आप देखें जरा गौर से कि पहले हमारे पास दो तरह की कॉस्ट थी, एक थी ये मटेरियल, लेबर और FOH, और फिर उसके बाद हमने इस महीने में ये मटेरियल, लेबर और FOH को ऐड किया है। मीन हमारे पास मटेरियल, लेबर और FOH दो जगह पे आ रहा है, दो दफा आ रहा है, एक तो बिगिनिंग वाला भी था और उसके बाद इस महीने में जो ऐड किया है ये वाला भी है, तो इसलिए हम लोग इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे। तो हमने कहा जी कि वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, वो डायरेक्ट मटेरियल थी हमारे पास। अच्छा, ये वाला जो पोर्शन होता है ये भी जब हम FIFO मेथड में करेंगे तो उसमें हम लोग ये फर्क करेंगे, ये मैं भी आप लोगों को नहीं समझा रहा हूं, मैं उस वक्त आप लोगों को समझाऊंगा। यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है कि उनकी चूंकि एवरेज कॉस्ट निकालनी है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख लूंगा कि इनकी एवरेज कॉस्ट जो है वो किस तरीके से हमारे पास बिगिनिंग इन्वेंट्री की बनती है। तो मैं वो वाली कॉस्ट जितनी भी उन्होंने हमें दी हुई है, जैसे ये है 1250 है, 675 है, 950 है, इनको मैं वहां पे नोट कर लूंगा और इनका टोटल कर लूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी, ये जो बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस की उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो है जी 1250 इसकी मटेरियल की है, फिर उसके बाद जो है वो 675 की जो है वो लेबर है और 950 के जो है वो FOH हैं, और जब मैं इनको टोटल करूंगा तो ये आ जाएगा जी 2875 इसकी जो है वो टोटल कॉस्ट आ जाती है। फिर उसके बाद जो है वो हमने एडेड दिस मंथ, ये वो वाली कॉस्ट थी जो पिछले महीने से हमें आगे कैरी फॉरवर्ड हुई है, ये वो वाले यूनिट्स थे और उनकी कॉस्ट थी, और ये हमने इस महीने में ऐड की है, एडेड दिस मंथ। इस महीने में जो हम लोगों ने कॉस्ट ऐड की है वो भी हमें गिवन है हमारे क्वेश्चन के अंदर, जैसे 99,150 है, 55,925 है, 75,50 है। तो ये भी मैं क्या कर लेता हूँ इसके अंदर इसी तरीके से मटीरियल, लेबर और FOH के नीचे लिख लेता हूँ। तो ये है कि 99,150, फिर उसके बाद है जी 54,925, फिर उसके बाद है जी आप कह लें कि 75,050। अब मैं इन सब को जब मैं प्लस करूंगा, इन तीनों फिगर्स को जब मैं प्लस करूंगा तो ये बन जाता है जी मेरे पास टोटल मिला के
वो 2,29,125, 2,29,125। इस तरीके से ये मेरे पास जो है वो टोटल कॉस्ट आ गई। जब मैंने इन तीनों कॉलम्स को ऐड किया तो ये टोटल आ गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट आ गई, ये बिगिनिंग की थी और ये इस पीरियड में ऐड की है, तो टोटल मिला के जो कॉस्ट मेरे पास बनी वो बनती है जी हमारे पास ये बन गई 2,32,000 की। इन सबको मिला के 2,32,000 की कॉस्ट है वो हमारे पास ये आ गई। इसके बाद इन दोनों को जब मैंने प्लस किया, मटेरियल्स की कॉस्ट को जब मैंने प्लस किया तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 1,04,000 की कॉस्ट आ गई। इन दोनों को जब मैंने प्लस किया तो ये मेरे पास आ जाता है जी 55,600। इन दोनों को जब मैंने प्लस किया तो ये मेरे पास आ जाता है जी 76,000। इस तरीके से ये मेरे पास टोटल कॉस्ट आ गई। अब मैंने टोटल कॉस्ट को जब मैंने टोटल यूनिट्स पे डिवाइड करूंगा, जो कि मेरे पास टोटल यूनिट इक्विवेलेंट यूनिट होने चाहिए, क्योंकि मैंने टोटल कंप्लीटेड यूनिट पे डिवाइड करना है, तो मेरे पास एवरेज कॉस्ट पर कॉस्ट एलिमेंट आ जाएगी। तो इस लिहाज से मैंने टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स अब मैंने टोटल इक्विवेलेंट यूनिट जब किए हैं तो आप देखिए जरा गौर से, मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किए 40,000, 40,000 और 40,000 की। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी 40,000, 40,000 और 40,000 जब मैंने किया। अच्छा याद रखिएगा, इसके नीचे आपने कतन कुछ नहीं लिखना। मैं क्रॉस इसलिए कर रहा हूं कि यहाँ पे आपने इनका सब का टोटल करके नहीं लिखना है, इसको ब्लैंक छोड़ देना है, क्योंकि अगर आप लिखोगे तो आपकी फिगर गलत हो जाएगी, आपकी पर यूनिट कॉस्ट गलत आ जाएगी। इसलिए आपने यहाँ पे इसको नहीं लिखना कतन। सिर्फ आपने हर एक कॉस्ट एलिमेंट के नीचे जो आपने उसके इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट किए थे, जैसे इसके थे 40,000, इसके थे 40,000, इसके भी थे 40,000, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। इस क्वेश्चन में, इस सिचुएशन में तो सेम आ रहे हैं। अब हम लोग लिखेंगे कॉस्ट पर यूनिट या पर इक्विवेलेंट यूनिट लिख लें आप इसको, पर इक्विवेलेंट यूनिट, क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट का मतलब ही कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट होता है। तो जब आप लोग टोटल कॉस्ट, ये वाली जो कॉस्ट है, इसको जब आप डिवाइड करोगे उसके टोटल इक्विवेलेंट यूनिट के ऊपर, तो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट आ जाएगी। तो मैं जब आप 1,04,000 को जब मैं डिवाइड करूंगा 40,000 के ऊपर, तो ये मेरे पास आ जाएगा फिगर 2.51। और अगर ये डेसिमल प्लेसेस की बात करते हैं तो हम इसमें कोशिश ये करना थी मैक्सिमम डेसिमल प्लेसेस लिखें, मीन 3 या 4 डेसिमल प्लेसेस तक जरूर लिखें इस फिगर को। अगर मैं 1,04,000 को 1,04,000 डिवाइडेड बाय करूंगा 40,000 के साथ, तो ये आ जाएगा 2.51, ये आ जाता है बिल्कुल पूरा। इसी तरीके से जब मैंने 55,600 को इस पे डिवाइड किया तो ये आ जाएगा जी 1.39, और जब मैंने 76,000 को 40,000 पे डिवाइड किया तो ये आ जाएगा जी 1.90। और जब मैं इन तीनों को प्लस करूंगा, इन तीनों को मैं सम करूंगा, तो मेरे पास टोटल कॉस्ट बनेगी, और ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी जी 5.80। इस लिहाज से मैं इसकी कॉस्ट पर यूनिट, इक्विवेलेंट यूनिट या पर यूनिट कॉस्ट इस तरीके से कैलकुलेट करूंगा। मुझे हर एक कॉस्ट एलिमेंट की यूनिट कॉस्ट निकालनी है और फिर उसके बाद उनको प्लस करना है, तो टोटल पर यूनिट कॉस्ट आएगी। तो मेरे बेसिकली क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये चीज निकालना थी, जिसको मैंने यहाँ पे राउंड में किया है, जिसको मैंने जो है वो आउटलाइन में किया है। ये बेसिकली मेरा जवाब रिक्वायर्ड था मुझे, और ये वाला, इसके लिए मैंने ये सारी कैलकुलेशंस की हैं, और मैंने इसके जरिए से आप लोगों को उसके जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के 2 सेगमेंट्स को समझाने की कोशिश की है। इन 2 सेगमेंट्स को आप कैसे बना सकते हैं। पहला वाला सेगमेंट क्वांटिटी स्केड्यूल का और फिर उसके इक्विवेलेंट यूनिट्स का, और फिर उसके बाद जो है वो ये वाला जो है वो टोटल कॉस्ट की समरी का जो सेगमेंट है। तो बेसिकली तो ये मेरी रिक्वायरमेंट ये है, ये मैंने इससे मैंने ये निकालना था।
तो अब इसको करने के लिए मुझे इक्विवेलेंट यूनिट चाहिए थे, और इक्विवेलेंट यूनिट की ये वाली जो है ये मेरी वर्किंग है, और ये वर्किंग करने के साथ ही मैंने आप लोगों को क्वांटिटी स्केड्यूल का भी फॉर्मेट साथ ही बनाना सिखा दिया है, तो इस लिहाज से आप कर सकते हो। और यहाँ पे जो मैंने वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंटरी की जो ट्रीटमेंट की है वो मैंने एवरेज मेथड के तहत की है। अगर मैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के तहत करता तो ये इक्विवेलेंट यूनिट डिफरेंट निकलते, और पर यूनिट कॉस्ट भी इसी लिहाज से उसकी डिफरेंट निकलती। तो अभी तो हम लोगों ने जो सीखना था वो ये था कि पर यूनिट कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसको कैलकुलेट करने के लिए हम इक्विवेलेंट यूनिट हैं वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इक्विवेलेंट यूनिट के अंदर जो बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी का जो रोल होता है या किरदार है वो कैसे हो सकता है, और उसको हम लोग जो है वो कॉस्ट के अंदर, कॉस्ट समरी के अंदर बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, ये वेटेड एवरेज मेथड के तहत ये मैंने कैलकुलेट किया है। ये वेटेड एवरेज है, याद रखिएगा, ये वेटेड एवरेज के तहत जो है वो हम लोगों ने ये कैलकुलेशन की हैं। और अगर हम लोग जो है वो वेटेड एवरेज से हट के फाइफो मेथड के तहत करेंगे तो ये कैलकुलेशन फर्क हो जाएंगी, वो हम बाद में करना जो है वो सीखेंगे। अब एंड के ऊपर जब हम लोग ये देख लेते हैं कि हमने इसकी एंट्रीज कैसे करना होती हैं, यही जो कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, इन्हीं को ही देख के, इन्हीं को ही लेके हम लोग जो है वो इसकी एंट्रीज भी कर सकते हैं। अब देखें जी, पहली एंट्री हम जर्नल एंट्री जो है वो जर्नल एंट्रीज, ये रिक्वायरमेंट नहीं है क्वेश्चन की, लेकिन मैं ये आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये जर्नल एंट्रीज क्या है। तो इसमें नंबर 1 एंट्री है कॉस्ट चार्ज्ड टू प्रोडक्शन इन दिस मंथ। इस महीने की जो कॉस्ट आपने चार्ज टू प्रोडक्शन की है उसकी एंट्री करेंगे आप। तो वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट, और मटेरियल्स को आप कहते हुए क्रेडिट, और पे रोल लेबर की अमाउंट को, पे रोल को आप करोगे क्रेडिट, और फिर उसके बाद FOH को आप करोगे क्रेडिट। अब इनकी अमाउंट्स क्या होंगी, तो बेटे जो आपने यहाँ पे लिखी हैं एडिड दिस मंथ, अब इसकी एंट्री हमने नहीं करना होती है, क्योंकि इसकी एंट्री तो हम लोगों ने, क्योंकि ये वाली कॉस्ट है वो पिछले पीरियड से कैरी ऑन होके आ रही है, कैरी फॉरवर्ड हुई है, इसलिए इसकी एंट्री पिछले पीरियड में हो गई थी, इसलिए यहाँ पे इसकी एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं होगी। हम इसकी एंट्री जो है वो अगले पीरियड में जो है वो सॉरी जो क्या कहते हैं कि एडिड दिस मंथ वाली कॉस्ट की ही सिर्फ एंट्री करेंगे। तो ये हमें जो है वो गिवन है हमारे पास, वो 99, 150, 54, 925 और 75, 50, इन तीनों को, और टोटल 2,29,125। तो यहाँ पे लिखूंगा 2,29,125, और यहाँ पे जो है वो 99, 150, 99, 150, और फिर उसके बाद 54, 925, और फिर उसके बाद 75,050, इसकी सॉरी 75,050। तो ये बेसिकली मैंने क्या किया है, कॉस्ट चार्ज टू प्रोडक्शन इन दिस डिपार्टमेंट, इन दिस पीरियड, इन दिस मंथ, इस महीने की जो कॉस्ट है वो वाली हम लोगों ने क्या किया है, प्रोडक्शन को चार्ज की है। अब दूसरी एंट्री होती है कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड गुड्स। जो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड गुड्स होती है उसकी एंट्री करने के लिए, अब चूंकि हमने ये कहा कि यहाँ पे डिपार्टमेंटल फैक्ट्री नहीं है, तो फिर हम लोग इसकी जो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड गुड्स की एंट्री करेंगे वो करेंगे जी फिनिश्ड गुड्स अकाउंट डेबिट, और वर्क इन प्रोसेस अकाउंट जो भी आपने ऊपर किया है वो आप क्या दोगे, क्रेडिट। वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट को आप क्रेडिट कर देंगे, और अमाउंट इसकी क्या लिखेंगे, अमाउंट जो अभी आपने कॉस्ट कैलकुलेट की है पर यूनिट, दैट इज 5.8। अब ये जो 5.8 है ये बेसिकली हमने ये एंट्री करने के लिए कैलकुलेट की है। ये एंट्री तब तक नहीं हो सकती जब तक हम लोग पर यूनिट कॉस्ट नहीं निकाल लेते। तो 5.8 थी, और हमने ये कहा था कि हमने कितने यूनिट कंप्लीट किए हैं, 38,500। तो मैं 38,500 को जब 5.8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 2,23,300।
तो मैं यहाँ पे कंप्लीटेड गुड्स की जब एंट्री करूंगा तो वो लिखूंगा 2,23,300 के साथ डेबिट और 2,23,300 के साथ इसको क्रेडिट कर दूंगा। और ये मैंने अमाउंट कैसे निकाली है, ये मेरे पास 38,500 यूनिट कंप्लीट हुए थे और पर यूनिट कॉस्ट जो है वो 5.8 मैंने अभी कैलकुलेट की थी, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ, दैट इज 5.8। ये बेसिकली कॉस्ट हम इसीलिए कैलकुलेट करते हैं कि हम फिनिश्ड गुड्स की एंट्री कर सकें, और ये मैंने यहाँ पे आपको जो है वो करके समझाने की कोशिश की है। अब ये चूंकि नॉन डिपार्टमेंटल फैक्ट्री थी, अगर ये होती डिपार्टमेंटल फैक्ट्री तो फिर हम लोग क्या करते, वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट 1 अकाउंट डेबिट करते और मटेरियल्स और पेरोल और FOH के अकाउंट को क्रेडिट कर देते इस तरह से, जैसे मैंने अभी जो भी अमाउंट्स यहाँ पे लिखी हुई हैं इस तरह। अगर हम इफ डिपार्टमेंट 1 हो तो ओके, और उसके बाद जब हमने चीजें कंप्लीट की तो फिर हम लोग जब कंप्लीट करके चीजें डिपार्टमेंट फिनिश्ड गुड्स को नहीं भेजते हैं, हम डिपार्टमेंट 2 को भेजते हैं। तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट 2 डेबिट कर देंगे और वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट 1 को हम क्रेडिट कर देंगे। अगर हमारी डिपार्टमेंटल फैक्ट्री होगी तो फिर हम लोग एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में कॉस्ट ट्रांसफर करेंगे, फिर दूसरे से तीसरे में ट्रांसफर करेंगे और फिर उसके बाद जो है वो तीसरे से फिनिश गुड्स में जा सकती है। इस तरीके से हम लोग जो है वो वर्किंग करेंगे और ये एंट्री जो है वो इस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये बेसिकली एंट्रीज थी जब हमारे पास नॉन डिपार्टमेंटल फैक्ट्री होगी। और अगर हमारे पास डिपार्टमेंटल फैक्ट्री होगी तो फिर हम लोग डिपार्टमेंट 1 को डेबिट करेंगे और मटेरियल पेरोल और FOH को क्रेडिट करेंगे, और फिर जब हम ट्रांसफर्ड की एंट्री करेंगे तो वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट 2 को डेबिट कर देंगे, क्योंकि हमने डिपार्टमेंट 1 से कॉस्ट डिपार्टमेंट 2 में शिफ्ट कर दी है, ट्रांसफर कर दिया, और वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट 1 को हम लोग क्रेडिट कर देंगे और अमाउंट इसकी इस तरीके से ये वाली लिखेंगे जैसे मैंने भी आप लोगों को पीछे कैलकुलेट करना समझाया है, बताया है। इस तरीके से आप ये तमाम एंट्री जो है वो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। अगर आपको कोई भी इशू होगा तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ये वाली आप जब आप प्रैक्टिस करेंगे और मजीद अगले लेक्चर्स के अंदर भी हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे तो आप मजीद इसके ऊपर है वो क्लैरिटी आ सकती है। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको जो है वो तमाम चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा।